हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1972 से 73, या तीसरा ऑप्शन है 2007 से 8, या चौथा ऑप्शन है शुरू नहीं हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972 से 73 के बीच शुरू की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा एडवर्ड जेनर, या चौथा ऑप्शन है रोनाल्ड रस। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, या चौथा सोना। तो सोडियम ऐसी मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। और याद रखें कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी मुलायम धातु हैं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा क्रोमियम, तीसरा तांबा, या चौथा एल्युमिनियम। तो क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा ड्रैगन मक्खी, तीसरा मकड़ी, या चौथा घरेलू मक्खी। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा मुर्गी, तीसरा कौवा, या चौथा बतख। तो जरायुज जंतु उन्हें कहते हैं जो अंडा न देकर सीधे शिशु को जन्म देती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा स्थिर विद्युत बल, तीसरा घर्षण बल, या चौथा चुंबकीय बल। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाती हैं, यह स्थिर विद्युत बल के कारण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा केरोसिन, तीसरा एलपीजी, या चौथा हाइड्रोजन। तो दिए गए में से जो हाइड्रोजन है उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, उसके बाद एलपीजी का आता है। यदि हाइड्रोजन नहीं रहता तो एलपीजी उसका आंसर होता है, लेकिन हाइड्रोजन है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन है XY, दूसरा XX, तीसरा दोनों, या चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो XY जो गुणसूत्र हैं वह शिशु के नर लिंग का निर्धारण करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा आइरिस, तीसरा कार्निया, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा चना, तीसरा आलू, या चौथा धान। तो जो गेहूँ है वह एक रबी फसल का उदाहरण है, चना एक रबी फसल है, आलू एक रबी फसल है, लेकिन धान एक खरीफ फसल का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। हमारा
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा 10 या चौथा 7। तो सौर परिवार में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि घर्षण हमेशा, पहला ऑप्शन है हानिकारक है, दूसरा लाभदायक है, तीसरा ना हानिकारक और ना लाभदायक, या चौथा ऑप्शन है कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होती है। तो घर्षण कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा नायलॉन, तीसरा कपास या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव के कानों के लिए श्राव्यता पारस है। पहला ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 2,000 हर्ट्ज या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव के कानों के लिए श्राव्यता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिएक्टर पैमाना, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा भूकंप लेखी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भूकंप लेखी यंत्र है उसका उपयोग हम भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप लेखी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, तीसरा ऑप्शन है ओजोन की बढ़ती मात्रा या चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो विश्व तापन का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संकटापन्न प्रजाति है। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा गाय, तीसरा कुत्ता या चौथा बाघ। तो इनमें से जो बाघ है वह एक संकटापन्न प्रजाति है जिसकी संख्या लगातार घटती जा रही है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाघ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका भित्ति या चौथा जीव द्रव। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑक्सीजन या चौथा नाइट्रोजन। तो जल के शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन अधातु का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। पहला ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन या चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 2:2 या चौथा ऑप्शन है 1:1। तो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2:1। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन है अमीबा या चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो दिए गए जीवाणु में से जो अमीबा है उसमें द्विखंडन द्वारा जनन होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटाने से घटती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है किलो जूल, तीसरा ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम, या चौथा ऑप्शन है किलो प्रति जूल। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था की उम्र है। पहला ऑप्शन है 11 से 19, दूसरा ऑप्शन है 6 से 10, तीसरा ऑप्शन है 0 से 6, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का उम्र 11 से 19 वर्ष होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11 से 19 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होती है। पहला ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, दूसरा 28 सेंटीमीटर, तीसरा 24 सेंटीमीटर, या चौथा 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा हार्टिकल्चर, तीसरा सेरिकल्चर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हार्टिकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति, या चौथा शुक्र। तो शुक्र ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा नौकाकार, या चौथा बेताकार। तो नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि नौकाकार ना रहा तो आंसर होता बेताकार। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है जैव अनिम्नीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषित रेशा, या चौथा ऑप्शन है अपघटक। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होती है उन्हें हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है तारत्व, दूसरा आयाम, तीसरा शोर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तीसरा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उत्तरदायी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है ब्लू डाटा बुक, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन डाटा बुक, तीसरा ऑप्शन है येलो डाटा बुक, या चौथा ऑप्शन है रेड डाटा बुक। तो वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा बुक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है।
पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा परमाणु ऊर्जा, तीसरा जल ऊर्जा या चौथा कोयला। तो इनमें से जो कोयला है वह जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा रिक्तिका या चौथा केंद्रक। तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को हम लोग रिक्तिका कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा सोडियम या चौथा पारा। तो श्वेत फास्फोरस जो अधातु है वह कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया कर सकती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक या चौथा ऑप्शन है लुई पास्चर। तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का या चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की ओर संकेत करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था। पहला ऑप्शन है बारबी, दूसरा ऑप्शन है चार्ली, तीसरा ऑप्शन है डॉली या चौथा ऑप्शन है सिम्बिया। तो विश्व में सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन विकसित की गई थी, उसका नाम डॉली रखा गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरल है। पहला ऑप्शन ठोस एवं द्रव दोनों, दूसरा ऑप्शन है द्रव एवं गैस दोनों, तीसरा ऑप्शन है ठोस एवं गैस दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तरल एक द्रव एवं गैस दोनों होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव एवं गैस। द्रव एवं गैस को हम तरल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा तेल। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। पहला ऑप्शन है एडमस एपल या कंठमणि, दूसरा ऑप्शन है लेरिकस, तीसरा ऑप्शन है थायराइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग को हम लोग एडमस एपल या कंठमणि कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडमस एपल या कंठमणि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होती हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 या चौथा 7। तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी पैमाने में लगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा फसल, तीसरा कृषि या चौथा खेती। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी पैमाने में उगाए गए पौधे को हम लोग फसल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फसल। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा प्रकाश वर्ष या चौथा सौर वर्ष। तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर
पहला ऑप्शन है अधिक होता है, दूसरा कम होता है, तीसरा बराबर होता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा उखड़े सतहों पर अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है एक्रेलिक, या चौथा ऑप्शन है नायलॉन। तो इनमें से जो सेलुलोज है वह प्राकृतिक बहुलक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सुरीली ध्वनि, दूसरा संगीत, तीसरा शोर, या चौथा सुखद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दें। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपके होने वाले एग्जाम में अच्छा से प्रिपेयर करा सकूं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।